इसमें कोई डाउट? तो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें। टॉपिक मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को, इन वेक्टर फॉर्म। चलो अब इसे वेक्टर फॉर्म में थोड़ा डेवलप करके देखते हैं फॉर्मूले को। बच्चों मान लिया यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है R1। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा है Q2 और इसके पोजीशन वेक्टर जो हो गए वो हो गए R2। ठीक है, अच्छा दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स लगना चाहिए, अट्रैक्टिव या रिपल्शन? रिपल्शन। और किस तरफ लगना चाहिए इधर? तो अलोंग द लाइन लगना चाहिए, मतलब कि इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ और इस पे लग रहा होगा इधर की तरफ। ठीक है, अच्छा इसको मैं बोल दूं फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वन ड्यू टू टू, तो F12 बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसका फोर्स F12 निकालना चाहता हूँ, F12 इन वेक्टर फॉर्म, तो सबसे पहले तो K, Q1 Q2 और डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? मॉड ऑफ R2 माइनस R1 बोल सकता हूँ, या R1 माइनस R2, क्योंकि वेक्टर का मॉड का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। अच्छा मैं एक मिनट साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं R वेक्टर निकालता हूँ बेटा, तो R वेक्टर क्या आएगा? अगर मैं मान लो इस डायरेक्शन में वेक्टर निकाल रहा हूँ, इस डायरेक्शन, ठीक है, तो क्या आएगा? R1 माइनस R2 बोल दूँ? बोले ये बात क्लियर है? तो ये बताओ डिस्टेंस क्या आएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर, यस और नो? लेकिन इसके डायरेक्शन क्या आएगी? यहाँ पर देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर भी वेक्टर होना चाहिए ना। अच्छा ये तो स्क्वायर हो गया, डायरेक्शन क्या आएगी? अपन ने ये पढ़ तो लिया अलोंग द लाइन होती है, ठीक है, लेकिन इस चीज को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करें? तो क्या अगर मैं एक मिनट के लिए ये बोल सकता हूँ आर कैप के अलोंग डायरेक्शन है? बोलो यस और नो? हाँ यूनिट वेक्टर है ना कैप, आर कैप के अलोंग डायरेक्शन है। और आर कैप को अपन क्या लिख सकते हैं? अगर मैं आर कैप लिखना चाहूँ तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 R2, यस और नो? बोले सबको याद है? तो अगर इसको अपन ओवरऑल लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, ऐसे F21 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसको रिप्लेस कर देना 21। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं, बस इतना पढ़ के ख़त्म कर देना। ठीक है, कोई काम नहीं आता है। क्वेश्चन उस पर ही आते हो के Q1 Q2। एक बात बताओ, तुम डायरेक्शन जब आसानी से निकाल सकते हो तो इसकी ज़रूरत क्या है? ये मैंने तुम्हें समझाया भी इसी तरीके से कि डायरेक्शन किधर होगी, तुम्हें खुद पता डायरेक्शन कहाँ है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। ठीक है, आगे चले, छाप लिया?
अच्छा, आप सब में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको लॉज ऑफ मोशन का बिल्कुल भी आइडिया ना हो? लॉज ऑफ मोशन चैप्टर थोड़ा बहुत आइडिया है? क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कंप्लीटली लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड आता है। डन। नेक्स्ट टॉपिक डालो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या हुआ? हाँ हाँ, इसमें भी आएगा। अरे एक मास के अलॉन्ग बहुत सारे मास रख देते, टोटल फोर्स निकालते थे ना, वही इसमें एक चार्ज के अलॉन्ग बहुत सारे चार्ज रख देंगे, टोटल चार्ज। इसके न्यूमेरिकल्स भी सिमिलर टू ग्रेविटेशन ही आएंगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इस फोर्स में कोई सिमिलैरिटी है क्या? एक तो पहली सिमिलैरिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों फॉलो करते हैं, और अलोंग द लाइन लगता है। अच्छा, अगर सिमिलैरिटी पूछ लिया और डिफरेंस क्या क्या है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिंग इन नेचर होता है, लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है। और कोई? बिल्कुल, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट किसी पे भी कांस्टेंट किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और एक्चुअली में इन दोनों का अगर रेशो निकालते हैं ना अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स रेशो, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकालते हैं, वो 10⁻40 आता है। मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी अपन ये भी निकाल के देख लेंगे, ठीक है। चलें आगे। लेट अस सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है Q1, यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2। अच्छा, इनके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मिनट के लिए R2 बोल देता हूँ मैं, है ना। ऐसे एक तीसरा चार्ज यहाँ पर रखा है Q3 R3। ऐसे एक फोर्थ चार्ज है Q4 या QN RN, ठीक है। इन सबके डिस्टेंसेस जो मैंने लिया ना 1 से ले रखी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कितना होगा, ठीक है। इसमें से कोई सा प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? क्या आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल सकते हो, F12? ऐसे ही क्या आप फोर्स ड्यू टू 1, सॉरी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 निकाल सकते हो, F13? और ऐसे ही डॉट 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 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n भी निकाल सकते हो। इन सब का वेक्टर सम कर दो, ये टोटल फोर्स आ जाए। मतलब वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जो लगेगा वो वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस का, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कोई अतरंगी बात बताई क्या? ये लॉज ऑफ मोशन में आपने पहले ही पढ़ रखा है, समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई करते थे, वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत करूं या टेस्टी वाले शुरू कर दूं? हम्म, बिल्कुल आसान। चलो पहले बिल्कुल आसान ले लो।
ये हटा दो। ये हमारे पास दो चार्जेस थे बेटा, एक था क्यू, एक था थ्री क्यू, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो था एल। ठीक। अब मैं एक थर्ड चार्ज क्यू प्लेस करना चाहता हूँ कहीं पे भी, कहीं पे भी आपकी इच्छा हो जहाँ प्लेस कर सकते हो, लेकिन मुझे ये सॉल्व करना है कि इस चार्ज क्यू पे नेट फोर्स जीरो हो जाए ड्यू टू बोथ द चार्जेस। समझ गया कहानी क्या कह रहा है? दो चार्जेस रखे हुए हैं क्यू, थ्री क्यू, आप चाहो तो इनके बीच में या इनके साइड में इधर कहीं पर भी रख सकते हो इस क्यू चार्ज को, बट आप ऐसी जगह प्लेस करो कि नेट फोर्स उस पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, सॉल्व करूं मैं इसको, देख लो एक बार, टाइम दूं पहले क्वेश्चन में, चलो करो। हाँ, इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखना, क्योंकि मेंस में इस टाइप के काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना बच्चों, आप कभी भी जो फॉर्मूला लगाते हो ना, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें कभी भी माइनस का क्यू गिवन हो तो माइनस क्यू मत रखना, प्लस ही रखना आपको, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली पता चल जाती है ना, किस तरफ फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्शन रिपल्शन। ठीक है, तो आप उसमें रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको हमेशा उसमें प्लस का क्यू ही रखना, चाहे माइनस चार्ज हो चाहे प्लस का चार्ज। ठीक है, वैसे यहाँ पर तो सारे प्लस के दिए मैंने। हाँ, हम कहाँ प्लेस करें कि सेंटर पे कैसे प्लेस कर दोगे? हो सकता है सही यार हो। ठीक है, तुमने सही किया, वैसे सही किया, हो सकता है सही यार हो। एक्चुअली में दो वैल्यूज बिल्कुल निकलती, तुमने यहाँ पर एक्स रूट किया है ना, तो प्लस माइनस होता ना यहाँ पर। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी जिसमें एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। तो काटा क्यों, सही तो कर रहे थे। अच्छा चलो, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये अलोंग द लाइन क्या मैं चार्ज को यहाँ पुट कर दूं? सोचो एक बार के लिए, ये भी रिपल्शन फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्शन फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों फोर्स कहाँ लगा रहे होंगे, इस तरफ। क्या ओवरऑल कभी जीरो हो सकता है? तो यानी इस तरफ रखना बेवकूफ़ी है। सेम अगेन इस तरफ रख के देख सकते हो, वापस वही होगा, ये भी रिपल्शन, ये वाला भी रिपल्शन, अगेन नहीं हो सकता। मतलब मुझे रखना तो कहाँ पड़ेगा, बीच में, मतलब मैं इस चार्ज को कहीं पर भी यहाँ पर उठा के रख देता हूँ, जो डिस्टेंस, हाँ वाला, बोलो। तुम रख लो, माइनस में आंसर आएगा तो फिर बात करेंगे, पंगा यहाँ पर ही हो जाएगा बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो तुम थोड़ी सी डिफिकल्टी में फंस जाओगे, बता दूंगा भी, वो तो उससे भी जाएगा, प्लस माइनस लेना पड़ता है ना अपन को, वहाँ फंस जाओगे। शायद सही है, देखते हैं। बोलो, यहाँ तक समझ आया कि हमने यहाँ पर कहीं पे चार्ज को उठा के रख दिया एक्स डिस्टेंस पे? ठीक है, तो ये बताओ इन दोनों चार्जेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? एफ, इसको मैं नाम देता हूँ वन, इसको नाम देता हूँ टू, और इसको नाम ओ दे देते हैं, एफ वन ओ, या ओ वन बोल देते हैं, ओ वन। कितना होगा? के क्यू स्क्वायर, क्यू वन की दोनों बराबर ही है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस तरफ,
तो मैंने दिखा दिया यहाँ पर FO1। ठीक। और ऐसे ये वाला किधर लगा रहा होगा फोर्स, इस तरफ, तो ये हो जाएगा FO2। FO2 निकालो कितना आएगा, K 3Q² है ना, एक तो 3Q होगा और एक Q होगा, डिवाइडेड बाय L-X²। ठीक। अच्छा मैंने क्या बोला कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, मतलब कि ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। दोनों को बराबर कर दो, KQ² अपॉन X² इज इक्वल टू 3KQ² अपॉन L-X का होल स्क्वायर। KQ² से KQ² गुजर गया। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, L-X अपॉन X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। बोलो यहाँ तक समझ आया। और लास्ट स्टेप रूट कर दो, तो L-X अपॉन X इज इक्वल टू √3। ठीक है, प्लस माइनस का। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल। ठीक है, सही आ रहा था शायद तुम्हारा। ना, नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे। तो L-X इज इक्वल टू √3x बोल सकते हैं एक बार, और एक बार क्या बोल सकते हैं, L-X इज इक्वल टू -√3x। यहाँ से सॉल्व किया मैंने बच्चे, तो L इज इक्वल टू √3 + 1 इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व किया तो L इज इक्वल टू -√3 + 1 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी में -x आने का मतलब क्या है, अगर L की नेगेटिव में आ रहा है मतलब इस तरफ रख रहे हैं, और इस तरफ अपन रख नहीं सकते ना प्रैक्टिकली, अपन ने देखा है, यानी वो वैल्यू तो गलत है। इसको सॉल्व करके आगे बस आंसर आ गया, x इज इक्वल टू L/√3 +। बोलो बोलो क्या कह रहे हो, अरे टेंशन नहीं, बोलो। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा लास्ट में, उससे क्या हो जाएगा, आप खुश। ठीक है, एक्चुअली में देखो √3 1.732, फाइनल आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, नहीं था। डायग्राम मिटा दो ना। क्या? हम्म। एक ही क्वेश्चन है, भी बता रहा हूँ। अभी बताता हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। हम्म,
एक्चुअली में क्यू नहीं, क्यू बाई टू चार्ज दिया अपन ने। ठीक है, पहले एक स्प्रिंग थी, इसमें दो मास अटैच थे और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ एल नॉट पे थी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों मासेस में चार्ज दे दिया क्यू बाई टू। ठीक, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी एक्सपेंड हो गया स्प्रिंग, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया क्योंकि फोर्स में रिपल्शन लग रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू नॉट क्यू बाई टू, क्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। पहले स्प्रिंग में सिर्फ मास लगे हुए थे, ये अपने नेचुरल लेंथ पे था एल नॉट पे। ठीक है, नेचुरल लेंथ एल नॉट। ठीक है, फिर जैसे मैंने इसमें चार्जेस दे दिए, रिपल्शन के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, रिपल्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, तो एक्सटेंड होकर एल लेंथ पे चला गया, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया इसने। तो आपसे पूछना चाहता है क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाफ के एक्स या के एक्स। हाँ, के दे रखा है आपको, सॉरी, के गिवन है आपको। हाँ, यहाँ पर जितने भी डेटा आपको लिख रखा है ना मैंने, ये सारे गिवन डेटाज हैं। क्या एक एक करके क्या बोल रहे हो। हाँ, तब भी इक्विलिब्रियम में, पहले भी इक्विलिब्रियम में था। हाँ बोलो। नहीं, वैल्यू नहीं गिवन है, अलजेब्रिक फॉर्म में आंसर चाहिए। जो गिवन डेटाज है वो अलजेब्रा आपके सामने है। चलो एक बार ट्राई करो। हम्म। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट क्यू बाई टू। पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहे हो सीता किसके पिताजी थे। आंसर बताओ इसका। चलो, वैसे इसका आंसर आ रहा है Q = 4√πε0k L² ब्रैकेट L-L0। हाँ, वो के की जगह 1/4πε0 रख दिया, तभी तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना। सॉल्व भी कर रहा हूँ। चलो, और टाइम देना है, सॉल्व करूं, कर दें। अगर सबने सही फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होता, एटलीस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होता, तो आंसर आ गया होता। अच्छा ये बताओ, यहां पर ये स्प्रिंग अवेक क्यों हुआ था, एक फोर्स लग रहा था, कौन सा। तो मैं इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। यहां पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा क्योंकि एक्सटेंड हुआ है, कौन लगा रहा होगा, स्प्रिंग खींच रहा होगा स्प्रिंग इसको।
कितने फोर्स से? फिलहाल के लिए के एक्स बोल दूं, ठीक। और एक फोर्स इधर लग रहा होगा, किसकी वजह से? इस वाले चार्ज की वजह से। तो मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिलहाल बोल देता हूँ एफ ई। चलेगा? ठीक है। अब बस सॉल्व करना था, इसमें था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है? एफ इज इक्वल टू के, तो क्यू बाई टू दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? एल स्क्वायर। अच्छा, बॉडी इक्विलिब्रियम में गिवन है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होने भी चाहिए, तो इज इक्वल टू के इंटू डिस्टेंस कितना है? एल माइनस एल नॉट। स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ? एल माइनस एल नॉट ही तो एक्सटेंड हुआ है। स्प्रिंग का एक्सटेंशन देखना होता है ना हमें, कितना एक्सटेंड हुआ है। जाग जाओ। हाँ, एल माइनस एल नॉट, ठीक है। बस मुझसे क्यू की वैल्यू तो पूछी थी इसने, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। अच्छा, एक मिनट, के से कंफ्यूजन मत करना, ये इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख देता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू स्क्वायर निकालना था, बाकी सबको उधर चिपका दो। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर के एल माइनस एल नॉट, ठीक है। रूट लगाना पड़ेगा, क्यों निकालना है मुझे, तो रूट लगाया मैंने 4 बाहर, पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एल को भी चाहो तो बाहर ले सकते हो, 4L और के लिख सकते हो, लेकिन उसको सॉल्व करने, मतलब ज़्यादा सॉल्व अभी करने की इच्छा है तो कर लो। बाकी फिलहाल उसने क्या है कि अपन को एप्सिलॉन नॉट भी नहीं बोला है मीडियम के लिए, ऐसा कुछ इसने गिवन नहीं दिया था ना, तो बेटर रहता है एप्सिलॉन ही रखते तो अच्छी बात रहती। अगर कोई मीडियम होती तो हम उसके अकॉर्डिंग रख लेते। तो वही स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा कितना? स्प्रिंग का जितना एक्सटेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही तो फोर्स लगता है ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, इजी भी था, छोटा भी था, और मैंने हिंट भी दे दिया था पहले ही, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है। चलो, अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछला करवाया था उसका सिमिलर क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को लिख ही लो, अच्छा रहेगा। सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला करवाया था ना। अच्छा, ये छापना है, छाप लो पहले। छाप लिया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्री पॉइंट चार्जेस, अच्छा एक मिनट 1 सेकंड। आप लोगों ने जहां पर वेक्टर फॉर्म लिखा था वहां पर कुछ स्पेस बचा है क्या? 3 लाइन लिखवानी है मुझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाना छूट गया। हाँ, पहला पॉइंट लिखो कूलम्स, अगर नहीं है तो बेटा ऊपर लिख लेना, कहीं पे भी लिख लेना, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और नहीं हो तो क्वेश्चन के बाद भी लिख लो, कोई बात नहीं, फिर मैं इसको टॉपिक डलवा के लिखवा देता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ लिख लो। हाँ, नहीं जैसे इच्छा हो, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ लिख के लिख लो, या फिर जैसे लिख लो। कूलम्स लॉ बेटा नहीं लिख पाओगे यहाँ पर, बेटर है आप आगे लिख लो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट है। आगे टॉपिक डालो, लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। कूलम्स लॉ only applicable, Coulomb law only applicable for the point charges, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, Coulomb's law is only applicable when distance is greater than 10 to the power minus 15 meter order। टेन टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर। और तीसरा, वापस से वही, कूलम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल व्हेन
both the charges are in rest, both the charges are in rest, or at least one charge in rest. अगर दोनों चार्ज मूविंग कंडीशन में तो कूलम्स लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने ये पॉइंट क्यों लिखवाया, ये पॉइंट आपके लास्ट चैप्टर में काम आएगा। क्या? अच्छा, ये क्या लिखवाया मैंने, कुछ जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है ये, 10⁻15 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स लॉ नहीं लगता है, वहां पर इतना सारा चार्ज एक साथ रखा रहता है, लेकिन वहां पर लगता है क्या? आप लोगों ने बोहर थ्योरी में भी लगाई होगी। तो आपने कहाँ लगाया था? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर कभी नहीं लगाया, क्योंकि कूलम्स लॉ वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा मैंने बोला एक चार्ज रेस्ट में और एक मोशन में होना चाहिए, तो आपने उसके लिए भी वहां पर अप्लाई किया था। कहाँ? आपने के क्यू वन क्यू टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा था ना, फॉर्मूला बनाया होगा जब। तो वहां पर एक प्रोटॉन रेस्ट में रहता है और इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में रहता है, तब आप लगा सकते हो, लेकिन अगर दोनों मोशन में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तीसरी बात, पॉइंट चार्ज पे ऐसा नहीं कि कोई रिंग है उस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और आपने लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे नहीं लगेगा। तो पॉइंट चार्ज होता क्या है? हाँ, वही पॉइंट मास जो है वही पॉइंट चार्ज है। एक्चुअली में देखो, सिंपल सा, मैं कॉमन सेंस से समझने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाना, डेफिनेशन में मत पढ़ना। जैसे मान लो इस बोर्ड में कंप्लीटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा चार्ज रखा, तो इस पे देखो यहाँ से भी फोर्स लग रहा होगा, वहां से भी फोर्स लग रहा होगा, हर जगह से लग रहा होगा। लेकिन इसी चार्ज को मैं बहुत दूर लेके चला गया, 25 किलोमीटर दूर। अब क्या ये बोर्ड हर तरफ ऐसे अलग अलग एंगल पे फोर्स लगा रहा होगा क्या? नहीं। तो सारा फोर्स एक ही एंगल से लग रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली एक ही एंगल से। ठीक है। तो उस कंडीशन में जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये एज अ पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं अपन। ठीक है। बट अगर बिल्कुल पास में और इस बॉडी के लिए अलग अलग है, अलग अलग वेक्टर्स आ रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज नहीं अज्यूम कर सकते। ठीक है, इजी। तो सिर्फ कॉमन सेंस से समझना, ज्यादा इसकी डेफिनेशन मत पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्री पॉइंट चार्जेस, two free point charges plus q and plus 4q are at a distance L apart। मैंने 3q दिया था, इस बार 4q दे दिया, सेम क्वेश्चन है। हाँ, अब सो गए थे बेटा, आंखें लग गई थी। ठीक है। अ थर्ड चार्ज is so placed that the entire system is in equilibrium find the location comma magnitude and sign of the third charge। पिछले वाले से ज्यादा टेस्टी क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें आपको नेक्स्ट जो थर्ड चार्ज है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन नहीं है, वो भी फाइंड करना है आपको। पता नहीं है ना, दे नहीं रखा, क्यों सेम रहेगा? एक क्यू है, दूसरा 4q है, बीच में आप कहीं पे भी रैंडमली रखने वाले हो, तो उसका आपको अज्यूम करना पड़ेगा। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेट कैपिटल क्यू अज्यूम कर लो, सॉल्व करो फिर उसको। ठीक है। नहीं, उनका अपन को पता ही नहीं हो, तो चार्ज अपन ने मान लो फिक्स कर रखे, रिजिड कर रखे, उन चार्ज का कोई मोशन नहीं हो रहा,
वो तो रेस्ट जैसे हैं वो रखे हुए हैं। मेन बात है कि अपने तीसरा चार्ज कहाँ पर रखा है। ठीक है, वैसे इसने शायद क्वेश्चन में बोला ना बिटवीन देम, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। ठीक, तो आप इसमें वैसे बिटवीन देम के लिए चेक कर लो, कहीं पे बीच में रखने के लिए। आज किसी को जल्दी घर तो नहीं जाना? थोड़ी सी लंबी क्लास खींच दो बेटा। क्यू मैंने बोला ना, कुछ भी अज्यूम कर लो, तो मैंने इसलिए कैपिटल क्यू बोला था तुम्हें। कुछ भी अज्यूम कर लो, उसका मैग्नीट्यूड तुम्हें फाइंड करना ही है ना। एक्स अज्यूम कर लो, वाई अज्यूम कर लो, जेड अज्यूम कर लो, जो मर्जी मैं कर लो अज्यूम। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे क्यू नॉट नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्यू नॉट हमेशा अपन पॉइंट चार्ज को डिनोट करने के लिए करते हैं। क्यू के नीचे नॉट लगाता है ना, वो हमेशा पॉइंट चार्ज को डिनोट करता है, इसलिए। नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं है ये। हाँ बालक, क्या कह रहे थे? आसान क्वेश्चन है, इसका दिमाग लगा कहाँ रहे? थोड़ी सी हेल्प मैंने कर दी, बाकी अब आप लोग करो। आ गया? हाँ, कितना आया? ये तो ठीक है। क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो मैंने फिक्स बोला है ना आपको, ये फिक्स नहीं है, ये तीनों सेट इक्विलिब्रियम पर है। तीनों सेट इक्विलिब्रियम पर है। और सही कह रहा है, फिक्स कर दो तो एक्स ही है। देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो एक बार इन दोनों का फोर्स जितना होगा, कैपिटल की स्मॉल की, उतना इसका फोर्स का बराबर 4 की और कितना दोनों इक्वली करेगा। करो फिर आंसर बताता हूँ, जल्दी करो।
एक्चुअली में देखो आप यहाँ पर चार्ज रख कौन सा रहे हो ये भी डिपेंड करता है पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है। और वही मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि चलो देखो अपन ने अज्यूम कर लिया कि L/3 डिस्टेंस यहाँ पर मिल गया मुझे। माइनस एल का मतलब क्या होता कि ये डिस्टेंस इधर एल डिस्टेंस पे होता, ठीक है। अब यहाँ पर जरा सोचो, आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे दोनों पे रिपल्शन, नेगेटिव रखोगे तो दोनों पे अट्रैक्शन, क्या ओवरऑल कभी जीरो हो सकता प्रैक्टिकली? माइनस एल पे जीरो हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए माइनस एल को हटाना पड़ेगा आपको, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लोगे? L/3 हो गया। कौन से वाले को? हम्म, हाँ ठीक है, तो L/3 आया होगा आपका। हाँ अभी इस बार अपन मैं करवाता हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो बालकों, बस इधर ध्यान दो बालिका। चलो तो देखो सबसे पहला केस तो मेरे हिसाब से सब लोगों ने कर लिया, फिर भी कर लेते हैं अपन कि इस बॉडी पे एक फोर्स मान लेते हैं अपन इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। दोनों इक्वल होने चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q क्यू बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू और स्मॉल क्यू भी कैंसिल आउट, ठीक है। इसको अपन ने इधर भेजा L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 4, ठीक है। इसी बात को अपन क्या लिख सकते हैं, L माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, रूट किया, रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर x से डिवाइड कर दिया तो L/x-1, ठीक है। तो एक बार इसको अपन अलग अलग सॉल्व करते हैं। L/x-1 इज इक्वल टू प्लस का 2 और एक बार L/x-1 इज इक्वल टू माइनस का 2, 1 इधर भेजा तो यहाँ से क्या आया L/x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या आया मेरे पास L/x इज इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ से सॉल्व करके आया बेटा x इज इक्वल टू माइनस एल और यहाँ से आया x इज इक्वल टू L/3, ठीक है। ठीक है तो देखो माइनस एल आप कोई सा भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रख लो, अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आप चाहे यहाँ पर नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव चार्ज रखो। अगर पॉजिटिव रखते हो तो दोनों पे रिपल्शन लगेगा, नेगेटिव रखते हो तो दोनों पे अट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पर रखने से कोई सेंस है? तो माइनस एल वाला तो हमें नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, बचा क्या सिर्फ L/3 वाला। तो L/3 मेरा करेक्ट है, x की वैल्यू L/3। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, L/3, ठीक। अब सेकंड केस क्या कहता है मेरा, सेकंड केस बोल रहा है बेटा कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये चार्ज Q पे, इस चार्ज Q पे जितना फोर्स ये बॉडी लगा रही होगी, जितना फोर्स ये बॉडी लगा रही होगी, मान लेते हैं ये लगा रही है, तो इस पे भी तो अपोजिट फोर्स लग रहा होगा उतना ही, आया ना। तो मैं इसकी जगह इस यहाँ पर बात कर लूँ इस क्यू पे, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस क्यू पे दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक तो कैपिटल क्यू, एक 4Q, दो चार्जेस है। और अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए और अपोजिट इन नेचर, तभी हो सकता है ऐसा। तो ये बताओ कि इस बॉडी पे इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स मान लेते हैं कितना लग रहा होगा, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यस और नो। और दूसरा फोर्स इसकी वजह से लग रहा होगा कितना, के क्यू 4Q बाय एल स्क्वायर, एग्री और नॉट? एग्री हो? बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, के से के क्यू से क्यू, ठीक है। और एल की जगह क्या मैं सॉरी एक्स की जगह L/3 रख दूं, तो एल स्क्वायर से भी एल स्क्वायर गुजर गया, सॉल्व कर लो देखो। Q इज इक्वल टू, हाँ बालक, 4/9, तो Q इज इक्वल टू 4/9,
9 क्यू। अच्छा एक और बात, ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सबको क्लियर है ये नेगेटिव होगा? क्यों नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं? बताओ क्यों? क्यों नेगेटिव क्यों? सोचो जरा, अपन ने क्या बोला, ये बॉडी क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अपन को ये तो पता है ये वाला इसको पुश कर रहा होगा, उधर की तरफ धक्का मार रहा होगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो दूसरा जब तक इधर नहीं खींचेगा इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? और दूसरा अट्रैक्शन फोर्स कब लगा सकता है? वो खुद प्लस का है, तो ये वाला कैसा होना चाहिए? माइनस का, तभी हो सकता है अट्रैक्शन फोर्स। तो इसलिए क्या होगा? -4 क्यू/। क्लियर? इजी। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन दे देता हूँ। क्या चीज? हाँ, आप कर सकते थे, वहां पर भी जज कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो तो, बट मैं चाहता नहीं हूँ वो सीखो। फालतू कैलकुलेशन फालतू बढ़ती है और गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। when you can use your common sense then why are you using nonsense? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया ये वाला? अच्छा मेरा मन रखने के लिए हाँ मत बोलना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना हाथ के हाथ। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? अथर? तुम दिख ही नहीं रहे आज मेरे को। हाँ वो ये मिनियन के चक्कर में नहीं दिख रहे तुम आज। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो वाली चेयर लगा दूंगा मैं यहाँ पर। बिल्कुल साइड में आ जाओगे तुम। चलो मैदांश बैठ गया वो ठीक है, बोर्ड तो दिख रहा है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 चार्जेस, आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का है, 2 मिनट में खत्म करना। 3 चार्जेस of equal magnitude q three charges of equal magnitude q are placed at the vertices of equilateral triangle of side L. How can the system of charges be placed in equilibrium? मतलब कि क्वेश्चन समझ लेना आप क्या कह रहा है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे अपन ने स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज रख दिया, ठीक है। अब मुझे तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो कैसे रख सकते हैं? एक चौथा चार्ज लाना पड़ेगा, फोर्थ चार्ज। मैग्नीट्यूड कैसा रखोगे उसका, प्लस या माइनस? माइनस रखना पड़ेगा। और कहां पर रखोगे वो पोजीशन फाइंड करनी है आपको। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी और चार्ज की डिस्टेंस भी दोनों कैलकुलेट करनी है आपको। हाँ, तो वो सेंटर राइट तो में आना चाहिए ना। क्या है? इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगेगा, तभी सॉल्व कर पाओगे। किसी भी एक वर्टिसेस को पकड़ लो, उसके लिए सॉल्व कर दो।
क्योंकि उस पर 3 फोर्सेस लगेंगे ना टोटल, 2 तो उसके अपोजिट वर्टिसेस की वजह से और एक चार्ज जो हमने प्लेस किया उसकी वजह से, और उसको इक्विलिब्रियम में ले आओ, खत्म। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मेरे जैसा बनाया बिल्कुल, मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ बादल का बढ़िया, तुम्हारा ठीक है। गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अरे बस, तलवारें लेके लड़ाई चालू है। अभी अभी तो बोला था मैंने, नो कॉमन सेंस ओनली। चलो देखो क्वेश्चन क्या गिवन था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज का अमाउंट क्या है, क्यू, क्यू एंड क्यू, और सारे लेंथ कितने हैं, एल। ठीक है, अब मुझे तीनों को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो एक नया चार्ज रखना पड़ेगा,
क्या बाहर रख दूंगा तो इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? नहीं, ट्राइंगल के अंदर ही रखना पड़ेगा। मैंने मान लिया यहाँ पर कहीं पर एक चार्ज रख दिया है मैंने, कैपिटल की, ठीक है। अच्छा, तीनों का इक्विलिब्रियम चेक करने की जरूरत थोड़ी है, किसी एक का कर लो इक्विलिब्रियम चेक, तीनों सिमिलर ही तो है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसके लिए चेक कर लेता हूँ, इस बॉडी के लिए। इस वाली बॉडी पे देखो, एक फोर्स इसकी वजह से लग रहा होगा, किधर की तरफ? रिपल्शन है क्योंकि, ठीक है। इसको एक मिनट के लिए F1 बोल देता हूँ। एक फोर्स इसकी वजह से भी लग रहा होगा, किधर? इधर की तरफ, F2। और इन दोनों का एंगल कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब 60 डिग्री। अच्छा, एक और फोर्स लग रहा होगा इसके और इसके बीच में, एट्रैक्शन इन नेचर। चलो एट्रैक्शन फोर्स मान लेते हैं इधर की तरफ, ठीक। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको F3 बोल दिया। अब मैं इसको यहाँ पर रिजॉल्व करने वाला हूँ ग्राफ पेपर पे। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है F2, और एक फोर्स यहाँ पर कहीं पे लग रहा है F3। इन दोनों के बीच का एंगल भी गिवन है मेरे को 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, F1, F2, F3 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। निकाले, F1 कितना आएगा? K, F1 देखो इन दोनों के बीच का K क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। F2 कितना होगा? वो भी सेम, K क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक। और F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? K क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना? या तो देखो, अगर आपको पता है तब तो L/√3 रख लो, सेंट्रॉइड पे रखना पड़ेगा तीनों के लिए, ठीक है। और अगर नहीं रखना चाहते तो एक बार के लिए x भी रख सकते हो, बट मैं बेटर बोलूंगा L/√3 रख लो, L/√3 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान सी चीज़ है। इस एंगल को 2 मिनट के लिए थीटा अज्यूम कर लें, अज्यूम कर सकते हैं थीटा, ठीक है। तो अब जरा देखो, कंपोनेंट तोड़ते हैं। इस वाले का F1 के किधर किधर कंपोनेंट टूटेंगे? एक तो इधर टूटेगा, हाँ। थीटा वर्टिकली अपोजिट किसके होगा बेटा? जरूरी थोड़ी है ये इसके अपोजिट हो, इसके अपोजिट होना जरूरी नहीं है ना, ठीक है। तो इधर की तरफ क्या टूटेगा? देखो, जिधर एंगल होता है उसके अपोजिट में क्या टूटता है? साइन। तो F1 साइन 60, और दूसरा कंपोनेंट इधर टूटेगा प्लस F1 cos 60। ऐसे इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे, ऊपर की तरफ क्या टूटेगा? F3 साइन थीटा, और इधर की तरफ F3 cos थीटा। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, समीशन Fx इक्वल टू 0, समीशन Fy इक्वल टू 0, पुट कर दो। तो समीशन Fx इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस बताओ क्या क्या है? उस तरफ क्या है? F2 प्लस F1 cos 60 की वैल्यू रख दूं 1/2, ठीक है। और इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? F3 cos थीटा। ऐसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी। सेकंड इक्वेशन, समीशन Fy इक्वल टू 0, और इसमें ऊपर क्या है? F3 साइन थीटा इज इक्वल टू F1 साइन 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा, F1, F2, F3 तीनों पता है आप लोगों को? सॉल्व करो और निकालो। इस क्वेश्चन को एक और आसान तरीके से कर सकते थे, इसके अलावा एक और भी आसान तरीका है मेरे पास ना। या तो हाँ, मैथ्स में बोल सकते हो, साइन लॉ बोलते हैं उसे। बाकी फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेमिस थ्योरम, 3 इक्विलिब्रियम कोप्लेनर फोर्सेस, डायरेक्ट लेमिस थ्योरम निकालते हो और आंसर, ठीक है ना। लेकिन वो 3 फोर्सेस के लिए ही लगता है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। आंसर बता दूं? चलो, तो इसमें Q का आंसर आ रहा है फाइनली Q/√3, माइनस बोल दो, Q/√3 माइनस का चार्ज ही तो निकालना था, ओनली चार्ज निकालना। ये मैंने पूरा इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि थीटा मान लो अगर निकालने के लिए जाए तो थीटा भी निकाल सकते हो। सुन लो इधर,
एंगल निकालने के लिए गया तो एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ना, इसलिए पूरा बताया मैंने। हाँ, माइनस का क्यू बाई रूट 3। सॉल्व करो, निकालो फटाफट। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, या घर के लिए दे दूं? ये तो कर ही सकते हो घर पे। इतना क्यों दिमाग लगाना, अगर जल्दी करना है तो लेमिस थ्योरम लगाओ ना। अरे F1 अपॉन साइन थीटा मतलब अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, करा है ना, क्यों नहीं करा अपन ने? हाँ? लेकिन वो सिर्फ तीन फोर्सेस के लिए ही अप्लाइड होता है। हाँ, तीन फोर्सेस कॉन्करेंट होने चाहिए और कोप्लेनर होने चाहिए, तभी लगता है। हाँ, वो भी कर सकते हो। और इसको करने का एक और आसान तरीका है मेरे पास। पहले इन दोनों को रिजॉल्व करके एक अकेला फोर्स बना लो और वो उसके बराबर कर। ठीक है, छापो, फिर घर पे करना इसको आगे। सच सच बताओ, कर लोगे या कर दूं इसको सॉल्व? पक्का ना? चलो अब थोड़े थोड़े टेस्टी क्वेश्चंस करते हैं। क्या? अभी तक आसान थे, अब टेस्टी वाले करेंगे। आपको टफ लग रही है? एक्चुअली में क्या, पहली बार इन चीज़ों से डील कर रहे हो, चार्जेस वगैरह से। अभी आप पहले टॉपिक पे ही आए हो बेटा, इसलिए आपको ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि आप फोर्स से डील कर रहे हो। इसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अलग चीज़ें चालू होगी। ठीक है, और जो आपको ये थोड़ा बहुत फोर्स वाले चीज़ें दिख रही है ना, ये दो ही चैप्टर में दिखेगी, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 4, बस। इसके बाद ये फोर्स फोर्स की कहानी भी गायब। हाँ, फिजिक्स में 11th एक्चुअली में जनरली बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। रीज़न ये होता है क्योंकि 11th में फॉर्मूलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है फॉर्मूलेज, ना डेरिवेशन है। 12th में डेरिवेशन चाटते रह जाओगे, खूब डेरिवेशन है कि भर भर के। एक एक चैप्टर में 15 15 20 20 डेरिवेशन, और याद करना पड़ेगा, कोई सा भी आ सकता है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। आप लोगों के साथ ये रूल नहीं आया, आप लोगों के साथ ये रूल आया है कि 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे, दोनों बार फुल मार्क्स का पेपर होगा, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा, फुल सिलेबस आएगा। तो इसमें बच्चे ऑप्शन ये अच्छा कर सकते हैं कि पहले 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, 2 में अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर बचे हुए सब्जेक्ट नेक्स्ट में कर लो। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि पहले पेपर में सारा निपटारा कर लो। जो फर्स्ट बोर्ड होगा ना, उसी में सारा निपटारा कर लो, तो सेकंड बोर्ड तक आप लोग अगर मान लो ऊंच नीच हो भी जाते तो उसको संभाल लोगे। ठीक है, इसलिए रिजल्ट एक साथ आएगा, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। जैसे इस बार फिजिक्स में आए मान लो 100 में से 35 नंबर, हाँ, और अगली बार आए 40, तो 40 काउंट होगा। ठीक है, अच्छा ज़्यादा बताऊं? हाँ, बाकी ये है कि कंपैरेटिवली 11th से ज़्यादा इजी है 12th की फिजिक्स। टॉपिक्स ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन ईजी है। आप लोग लर्न कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, रट के पास हो सकते हो। जैसे मैंने आज ही आपको ये टॉपिक पढ़ा है कूलम लॉ, वेक्टर फॉर्म पढ़ा दिया। जो थ्योरी के टॉपिक्स है ना आपके सारे, जितना भी पढ़ोगे वो सारे टॉपिक बोर्ड्स के टॉपिक है, जितना भी थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, प्लस न्यूमेरिकल्स। अभी मान लो ये वाले न्यूमेरिकल्स, ये वाला पर्टिकुलर किया अपन ने, ये बोर्ड के लिए कर सकते हैं अपन। और एक न्यूमेरिकल जो मैंने सबसे पहले वाला करवाया था, वो बोर्ड के लिए कर सकते हो। उसके बाद अपन जितना भी कर रहे हैं वो जेई मेंस के लिए कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। फिजिक्स का ये एक्चुअली में क्या, सीबीएसई में क्या कुछ समझदार लोग बैठ गए हैं। जो पेपर पेपर कमेटी बैठती है ना,
वो 15 के 15 लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रूव करने में लगे कि मुझे ज्यादा फिजिक्स आती है, मुझे ज्यादा फिजिक्स आती है। और इस चक्कर में क्या बच्चों की बैंड बज जाती है। सच्चाई ये पिछले 2017 से ये लोग ऐसा ही पेपर बना रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने क्या किया, पेपर ऐसा बहुत गंदा सा बना दिया, बच्चों की हालत खराब हो गई। अब बाद में फिर क्या करना पड़ता है, इनको बोनस मार्क्स देने पड़ते हैं पास करने के लिए। तो बोनस मार्क्स कैसे देना पड़ा इनको कि लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन में दो सेट आए थे ना, मतलब सॉरी, दो पार्ट आए थे क्वेश्चन में, ए और बी। तो किसी ने ए भी अटेम्प्ट कर दिया तो पूरे मार्क्स है। ऐसे करके पास करना पड़ा उन्हें फिर, वरना पास ही नहीं होते बच्चे, 50% ज्यादा फेल हो जाते। हाँ हाँ, इस बार पहली बार काफी सालों में मैंने पहली बार मैथ्स का इजी पेपर देखा, नहीं तो मैथ्स का बहुत गंदा आता है। हाँ तो ठीक ठाक था ना हर बार की बजाय, इस बार फिर भी ठीक ठाक दिया पेपर, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी ये ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चैप्टर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस चैप्टर का आप लोग सीरियसली करते जाओ, देख लेना बोर्ड का पेपर तो कहीं नहीं अटकेगा आप लोगों का, पॉसिबल ही नहीं अटकना। हाँ ये है कि वो लैंग्वेज में ज़रूर गेम खेलते हैं। और लैंग्वेज में गेम कैसे खेलते हैं, आप लोगों को अगर याद हो, कोविड टाइम पे दो एग्जाम्स हुए थे, बोर्ड के दो पेपर लिए थे इन्होंने, ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। इंग्लिश का पेपर इन्होंने दिया, 42 पेजेस का इंग्लिश का पेपर दिया है, A4 शीट पे, हाँ 42 पेजेस का। और 1.5 घंटे का टाइम होता था सॉल्व करने का। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि जिसने पेपर बनाया वो पढ़ के सुना दे मेरे को 42 पेजेस। तो ये इस हिसाब से पेपर बना रहे, पार्लियामेंट में बात जा चुकी है कि क्या बना रहे हो तुम लोग, पर कोई समझ ही नहीं है। और जहां पर इनको अपनी पावर दिखानी चाहिए थी, जेई मेंस में और इनमें, तो सीबीएसई ने उसको एनटीए को हैंड ओवर कर दिया। का रीजन पता है इसका क्या था, क्योंकि वहां पर बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं, फुल मार्क्स भी ले आए, तो इनका पेपर वहां तो टिक नहीं पा रहा, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। हाँ वो एक्चुअली में अपना फ्रस्ट्रेशन उतारे कि हम भी पेपर बना सकते हैं, पर वो हो नहीं रहा कुछ उनसे। बट ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आप लोगों के हाई फाई नहीं आएगा, ठीक ठाक रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, नोट करो इसको। अगेन लॉज ऑफ मोशन, टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड, हीलियम फील्ड एच हीलियम से भरा हुआ स्फेरिकल बलून्स each carrying a charge small q are tied with a weight are tied with a weight w। हाँ, weight w with strings and float in equilibrium, float in equilibrium। पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे, तो ए लिखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू, assuming that the charge on each balloon, assuming that charge on each balloon act as ये क्या लैंग्वेज लिख दी इसने, assuming that charges on each balloon act as if, हाँ act as if it were connected at the center। डायग्राम बना देता हूं मैं आपको, वैसे डायग्राम दूं क्या,
डायग्राम दूंगा तुम लोग जल्दी सॉल्व कर दोगे। चलो करो। हाँ अभी ए पार्ट करना है, फिर बी पार्ट करेंगे नेक्स्ट। हाँ करो, बोर्ड पे मत देखना जिसको डायग्राम नहीं चाहिए। क्या मेन पार्ट लिखवा दिया? हाँ अभी ए पार्ट ही लिखवाया, पहले ए सॉल्व करवाऊंगा फिर बी पार्ट लिखवाऊंगा। क्या? एक्चुअली में क्या है कि दो बलून्स बंधे हुए थे, क्वेश्चन समझ लो। दो बलून्स बंधे हुए थे पहले आराम से, ठीक है, और ये वेट को उठा रहे होंगे, लेकिन ये अपन को पता नहीं क्या सूझा और दोनों में क्यू चार्ज रख दिया, तो अभी दोनों बलून्स कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से। तो यही हो गया, ये दोनों बलून्स दूर चले गए, क्यों? क्योंकि दोनों में क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हवा में, पहले कुछ भी हो मेरे को नहीं पता, अब इक्विलिब्रियम में मुझे ये पता है। हाँ अभी इक्विलिब्रियम में नहीं, क्यों? पहले पहले तो ज़्यादा ऊपर जा रही होगी, अगर क्यू नहीं दिया था तो ऊपर जा रही होगी, क्योंकि टोटल फोर्स तो ऊपर ही लग रहा था ना उस टाइम। अब टोटल फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। क्या? और तो कुछ गिवन है नहीं मेरे हिसाब से। एक्स की वैल्यू, एक्स का टर्म गिवन है आपको। सॉरी एक्स नहीं है, ये 2x है, ठीक है। हाँ, और इनका दोनों का मास भी गिवन है, एम एम स्मॉल एम स्मॉल एम। चलो, इन दोनों का मास भी स्मॉल एम गिवन है, और ये डिस्टेंस 2x है टोटल। और ले लो एंगल। क्या बालक? थीटा थीटा दे रखा है। चलो ले लो, ये डेटा जितना मैंने यहाँ पर दे रखा है ले लो डायग्राम का। थीटा इसने क्वेश्चन के लैंग्वेज में नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन में ही डायग्राम दे रखा है। थीटा भी गिवन है, एल लेंथ भी गिवन है, एम मासेस ऑफ बोथ बलून्स, डब्ल्यू वेट ऑफ द वेट। आई होप समृद्धि इसको बोर्ड पे सॉल्व करेगी। पैर टूट गए? घर कैसे जाओगे? ये तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, आपको सीढ़ी उतरने में दिक्कत होगी, यहाँ से ड्रॉप कर दें नीचे के लिए। फ्री फॉल टेस्ट। बादल ज्यादा बोल रहा है ना? समृद्धि ने धमकी दी, बादल ज्यादा बोल रहा है। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मुझे आवाज आ जाती है, तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? ये भी आ गई। चलो कर रहे हो सॉल्व? इसके बाद क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कुछ एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ आप लोगों को। एक मैं करवा देता हूँ, दो तीन क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं होमवर्क के लिए। फोन किसके पास है ना? सब लोग ग्रुप में हो? ये ये भी दे दो, ये भी दे दो। एक दो तीन। हम्म। अब ट्रस्ट की वजह से, लेकिन तुम 1 मिनट के लिए स्ट्रिंग या टेंशन तो ज्यूम कर सकते हो।
अपन को तो टेंशन क्या लॉन्ग निकाल देंगे सॉल्व करके। इक्विलिब्रियम बोल दिया ना उसने, इक्विलिब्रियम बोलते देखो एक टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी इधर लग रही होगी, दो कंपोनेंट एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, इधर होगा नीचे होगा, तो जो इधर लग रहा है उसके अपोजिट में इस चार्ज का फोर्स भी तो लग रहा है, बस दोनों को इक्वल कर दो। क्या ठीक है, खींच लेना फोटो। 1 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी करो। अरे नहीं कर रही अब तो बेटा, हाँ बेटा ग्रुप में नहीं हो, सर से एक बार बात कर लेना। नहीं उस पर कोई चार्ज नहीं। ये इतना टफ क्वेश्चन लग रहा है कि तुम लोगों को? अरे क्यों, डब्ल्यू के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ टेंशन के साथ, खत्म क्वेश्चन। इतना दिमाग लगा कहाँ रहे हो इसमें? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले को देखने की जरूरत ही नहीं आपको। एक्स की टर्म में बिल्कुल एक्स गिवन है ना अपन को। आंसर है √8 W tan पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अरे के की जगह वैल्यू पुट कर दी ना। एक्चुअली में एनसीईआरटी वगैरह आप उठाओगे ना स्टैंडर्ड बुक्स, तो उसमें के गिवन ही नहीं होता, अपन KQ1 Q2 बोल देते ना, के नहीं मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। क्योंकि के तो अपन ने अपने आसानी के लिए लिख दिया टर्म, लेकिन के एक्चुअल में थोड़ी एग्जिस्ट करती है। किसी से नहीं हुआ। अथर्व, अथर्व की पिटाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी।
टाइम अप एवरीवन, इधर इधर। अच्छा देखो, यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी एक फोर्स लग रहा होगा जिसको अपन टेंशन कहते हैं। टेंशन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, टी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ टी कॉस थीटा। अच्छा, इस वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन टी ही होगी, आइडेंटिकल चार्ज है, तो इधर का कंपोनेंट फिर से टी कॉस थीटा यानी टू टी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर का कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, बॉडी इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब समीशन एफ वाई जीरो होना चाहिए, बोलो यस और नो। तो यानी कि टू टी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ से आ गया मेरे पास टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। अब आप बोलोगे सर समीशन एफ एक्स तो वैसे ही जीरो दिख रहा है मुझे, दोनों तरफ टी साइन थीटा लग रहा है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये जीरो होगा भी, क्योंकि रीजन देखो, इंटरनल फोर्स की वजह से तो हुआ था ये। टी साइन थीटा कंपोनेंट आया ही क्यों, इंटरनल फोर्स की वजह से तो आया था। तो मैं इंटरनल फोर्स कौन सा था उसके इक्वल कर दूं टी साइन थीटा को, खत्म। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों का डिस्टेंस कितना, 2x का स्क्वायर। क्या दोनों को डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको यहाँ पर डिवाइड में लेके आता हूँ, डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आया डब्ल्यू बाय टू। टी से टी गुजर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर डब्ल्यू, यही बचा। टू से गुजर गया टू टाइम्स, क्यू की वैल्यू निकालनी थी, सबको इधर भगा दो। अच्छा, के की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सबको इधर भेज दो, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक सेकंड रुक जाओ, फिर बताऊंगा। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाया तो रूट। अब बोलो, बिल्कुल वो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बी पार्ट वही तो है। अच्छा, सबको फ्लूइड मैकेनिक्स याद है, नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बयानसी वगैरह याद नहीं है। अगला क्वेश्चन वही बयानसी है, हाँ वही वही। ये सबको याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि वॉल्यूम किसका और डेंसिटी किसका। चलो गुड। क्या कल ये लग गई क्या आदत, इसकी भी यही आदत है, अभी करेंगे। चलो इसका बी पार्ट फिलहाल के लिए पॉज कर देता हूँ, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, फिर ये मेरा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, कूलम्ब्स लॉ। फिर कल इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे डायरेक्ट। चले आगे, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भिजवा दिए आप लोगों को, एक क्वेश्चन नोट करो, बड़ा टेस्टी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आ गया तो एक सेकंड में कर दोगे, ठीक है, थैनोस की तरह। ये छाप लिया ना सबने। A thin fixed ring, a thin fixed ring of radius A has a positive charge Q uniformly distributed over it. A thin fixed ring of radius A has a positive charge Q uniformly distributed over it. हो गया यहां तक सबका। A particle of mass m, टाइम हो गया क्या, a particle of mass m
हैविंग अ नेगेटिव चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, पहले वाला स्मॉल क्यू था, ये कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू is placed on the axis at a distance x from the center of ring, show that ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। शो दैट द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल is approximately doing SHM, चार्ज का नहीं बताया होगा ना सर ने उस टाइम, चार्ज वाला बता दिया था सर ने। हाँ, SHM में क्वेश्चन जरूर आता है, ग्रेविटेशन वाला आता है, उसमें सेम क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन का। हाँ, वो चार्ज पार्टिकल जब पढ़ो, हाँ मैंने यही तो कहा, मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो यही तो है, डूइंग SHM। चलो पहले तो फोर्स निकाल लो, SHM की बात तो बाद में करेंगे, पहले फोर्स निकालो, SHM की बात बाद में करेंगे। अच्छा चाहो तो डायग्राम में दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन इजीली कर लो आप लोग। ये एक रिंग है, इसका रेडियस ए गिवन है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, और इस पे पूरे पे कैसा चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे चार्ज पॉजिटिव क्यू। ठीक है, सॉल्व करो, फोर्स निकालो इस पे, बिल्कुल आपकी इच्छा हो जो लगाओ। ठीक है, हाँ ये रिंग कैसे रखी है बेटा, तो बोर्ड ऑफ पेपर पे इस तरीके से रखी हुई है, तो आपको ऐसे बना के दिखाया है मैंने। ठीक है, ठीक, सॉल्व करो। अब इस बात को यहीं दबा देना, टॉप सीक्रेट, किसी को बताना मत। बेटा आज आप लोगों की क्लास नहीं है, बालक आज आप लोगों की क्लास नहीं है, यू कैन लीव। नहीं है, आज छुट्टी है, शनिवार है। एक काम करो, सर को कॉल कर लो आप। बाय बेटा। हाँ तो करो, ये इस बार एज अ क्वेश्चन आया है, आगे चल के ये एज अ डेरिवेशन भी आएगा मैग्नेटिज्म में। एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
बिल्कुल करो करो, मैंने मना कहाँ किया। नहीं, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजी होते हैं? एनसीईआरटी के कभी एडवांस प्रॉब्लम्स करना, जो पीछे एडिशनल क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो करके देखना। जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल 7 क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दिए थे उन्होंने एनसीईआरटी से, एडवांस में 7 क्वेश्चन डायरेक्ट, और बहुत बुरी कट ऑफ गई थी। तो वही तो प्रॉब्लम है, बच्चों ने उस टाइम एनसीईआरटी पे ध्यान ही नहीं दिया किसी ने भी, तब तो पता चला एनसीईआरटी क्या है, क्वेश्चन हुए ही नहीं वहां पर। अरे क्या हुआ, लड़ाई कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह? क्या? कौन सी? हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही थी बात। तो मैं इसको बोल रहा हूँ फोर्स निकाल लिया। एक एक बकरा ढूंढ रहा हूँ मैं, कोई मिल जाए। बताओ बताओ। मैं कोई भी एक बकरा ढूंढ रहा हूँ, हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, अभी बात करते हैं। और कोई? ये आ गया, ये वाला सबका। हाँ, तो जिसका भी आंसर के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, या सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया है, नालायक को डूब मरो, मैंने बोला था कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन पॉइंट चार्ज। क्या ये पॉइंट चार्ज है? फिर कैसे कर सकते हो? ज्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। क्या मैंने बोला ज्यादा डिस्टेंस है? क्या ये बोला है मैंने? चलो, तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, अज्यूम कर लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज। अगर ये पूरा चार्ज कैपिटल क्यू है तो छोटा सा चार्ज क्या होगा? डी क्यू। और डी क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं फिलहाल के लिए आर बोल देता हूँ। ठीक है, अभी अभी के लिए आर बोल देता हूँ। अभी रुक जाओ, अभी अभी कहानी शुरू ही हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो ये बताओ फोर्स कहाँ लग रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज गिवन है आपको, फोर्स यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की तरफ कौन सा? अच्छा, इस फोर्स को आप क्या बोलेंगे? डीएफ बोल दूं? तो डीएफ का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? डीएफ कॉस थीटा। और इधर की तरफ डीएफ साइन थीटा। यस और नो? बेटा छापने का पूरा टाइम मिलेगा, पूरा मौका दूंगा, क्या जल्दी है? फ्रस्ट्रेट हो गए, छोड़ दूं? चल, अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पर डी क्यू है, जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पर भी तो डी क्यू हो सकता है, होगा? तो ये बताओ डी एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो कहीं टिकेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक के अपोजिट में सेम चार्ज रखा हुआ है डी क्यू। तो डी एफ साइन थीटा वाली की तो खत्म कर दें, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ डी एफ कॉस थीटा। तो यानी कि क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, टोटल फोर्स एफ मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा? यस और नो? अब क्वेश्चन आपके हाथ में, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर बात करते हैं वापस। हाँ सेम क्वेश्चन आएगा, सेम ही था वहां पर, एज इट इज क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करोगे इसमें? करो, करके देखो, फिर बात करते हैं। ये वाली चीज देखो, एक्चुअली में क्या है कि जैसे यहाँ पर डी क्यू चार्ज रखा है, जस्ट यहाँ पर भी तो एक डी क्यू चार्ज होगा, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बताओ, इसका भी अगर अपन कंपोनेंट तोड़ते हैं तो इधर की तरफ तो डी एफ कॉस थीटा टूटेगा, इधर की तरफ टूटेगा डी एफ साइन थीटा। तो हर एक डी एफ साइन थीटा के जस्ट अपोजिट में भी एक डी एफ साइन थीटा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ओवरऑल क्या हो गया? जीरो। तो यानी डी एफ साइन थीटा का तो कोई साइंस ही नहीं है, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ डी एफ कॉस थीटा। उसके लिए अपन सॉल्व करें। हिंट दू एक और छोटा सा? करो तो फिर।
ठीक है, कॉस कैसे रिमूव किया? गुड गुड। अरे अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो यार। क्या हुआ? कुछ नहीं करना, चेंज इंटीग्रेशन करोगे लास्ट में डी क्यू बचेगा एक वेरिएबल, और डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज स्मॉल क्यू बन जाएगा, वो खत्म। चलो मैं कर रहा हूँ अब। एफ इज इक्वल टू क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा डी एफ की वैल्यू क्या रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू और डी क्यू और कॉस थीटा मुझे नहीं पता क्या। अच्छा आर अभी लो, तो डिस्टेंस आर का स्क्वायर रख दूंगी फिलहाल के लिए, ठीक है आर का स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता? ट्राइंगल देखो ये रहा, क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन आर, तो इसको मैं यहाँ पर बाहर लिख दूँ एक्स अपॉन आर, बोलो यस और नो। ठीक है, अब इसमें जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर फेंको। एफ इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन मतलब एक छोटे से पार्ट से पूरा निकालना। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? स्मॉल क्यू, खत्म। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू एक्स क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा इस एक्स को बाद में लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, एक चार्ज पॉजिटिव था एक चार्ज नेगेटिव था, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या मैं माइनस लगा सकता हूँ? एग्री करते हो सब? एक चार्ज पॉजिटिव था एक चार्ज नेगेटिव था, देखो ये कुछ खास नहीं बता रहे, डायरेक्शन बता रहा है बस माइनस, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ना, तो नेगेटिव बता रहा है ये। क्लियर? ये तो पता है ना कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। ऐसा मैंने जानबूझ के किया, माइनस लगाया है, नहीं लगाते तो भी काम हो जाता। क्या? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोल सकते हो ना, तो एक्चुअली में माइनस इसलिए साइन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। तो याद करो एस एच एम करने के लिए कंडीशन क्या थी? एफ मस्ट बी इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या यहाँ से के की शक्ल मिल रही है किसी से? इससे मिल रही है, तो मैंने यहाँ पर के निकाल लिया, के इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये मिल गया। इसके आगे क्वेश्चन आप लोगों का, अगर एस एच एम आता है तो सॉल्व कर लो, नहीं आता तो छोड़ दो। याद है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट, वाह गुड। टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा ना एस एच एम के लिए, हाँ तो चेक कर लो। ठीक है, तब मैंने आपको के निकाल के दे दिया, अगर एस एच एम आता है तो सॉल्व कर लो, नहीं आता है तो छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, करवाओ इसको आगे टाइम पीरियड का, कुछ नहीं है, टी इज इक्वल टू क्या है? बस के की वैल्यू उठा के रख दो इसमें आंसर। ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को एस एच एम नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, एस एच एम नहीं आता तो उसके बाद अपन आगे बात कर लेंगे।
बिल्कुल मास दिया था ना इसने अपन को। हाँ लास्ट में एक्चुअली में इसका क्वेश्चन ये होता है कि अपन ने इसको इस पॉइंट से हल्का सा पुश करके छोड़ दिया। अब ये इस पे ऐसे चम करता रहेगा ना हमेशा, क्योंकि इनर्शिया उसको सेंटर से बार बार ड्राइव करवाएगी, इसलिए होता है। इज इट ओके फॉर एवरीवन?